Hello guys, good morning everyone. Myself Kumar Ji sir. Explain this topic electrolytic cell, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल अर्थात गैल्वेनिक सेल वोल्टी सेल भी कहते हैं क्योंकि गैल्वेनिक सेल का निर्माण वोल्टा ने किया था, इसलिए गैल्वेनिक सेल को वोल्टी सेल भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल में अंतर बताया जाएगा, क्या अंतर होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर के माध्यम से ये समझ लेते हैं कौन सा गैल्वेनिक सेल है और कौन सा वोल्टी सेल है। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टी सेल को साइड से देखते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आपको बनाया गया था उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ दो इलेक्ट्रोड हुआ करते थे, एक इलेक्ट्रोड जिंक का और दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर का हुआ करता था। ध्यान से देखेंगे तो जो जिंक का इलेक्ट्रोड था उसको एक डीसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता था, एक पॉजिटिव सिरा होता था, एक नेगेटिव सिरा होता था। तो ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड होता था वो पॉजिटिव हो जाता था। ये जिंक रॉड है, ये कौन सी रॉड है बेटा? जिंक रॉड है। और ये कौन सी रॉड है बेटा? कॉपर रॉड है। और इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन भर दिया जाता था। और होता क्या था विद्युत अपघटनी सेल में, ये जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड तो ले लिए, लेकिन यहाँ निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता था। किस इलेक्ट्रोड का? निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, सॉरी, ये प्लेटिनम के निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया। किस इलेक्ट्रोड का? प्लेटिनम के निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। अब देखते हैं ये पॉजिटिव होता है तो विलयन के अंदर जैसे कोई सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 का एक्वस विलयन, इस चीज को समझो। कॉपर सल्फेट का जब एक्वस विलयन लेते थे तो ये विलयन के अंदर क्यूप्रिक आयन Cu+2 है और सल्फेट आयन में आयनीकृत हो जाते थे। तो इस विलयन के अंदर दो प्रकार के आयन हैं, क्यूप्रिक आयन है और सल्फेट के आयन है। अब ये रिएक्शन में देखा जाता था, ये क्या होता था तुम्हारा? एनोड। ये क्या होता था बेटा? एनोड। और ये क्या होता था बेटा? कैथोड। तो कैथोड पर जो रिडक्शन होता था, ये कैसे पड़ता है पता? कहाँ ऑक्सीकरण होता है और कहाँ रिडक्शन होता है। जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन समझिएगा। एनोड और कैथोड के केस में कैथोड पर जो एसआरपी होता है वो हाई होता है और एनोड पर जो एसआरपी होता है वो लो होता है। उसके अंतर्गत हम रिएक्शन को चेक करते थे। उसके अंतर्गत क्या है? रिएक्शन को चेक करते थे। अर्थात एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होता है बेटा? रिडक्शन। याद रखो इस चीज को। और जहां ऑक्सीकरण होता है वहां उस ध्रुव को हम लोग एनोड कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और जहां रिडक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। ये निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का इसमें प्रयोग किया गया है। चाहे तो कॉपर का भी किया जा सकता था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने यहाँ निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया है। ये सेल जो है वो विद्युत अपघटनी सेल है। एक नजर देखते हैं हम इस पर। यही साइड से हम गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो गैल्वेनिक फॉर्म क्या होता है? इसमें सबसे पहले दो पात्र होते हैं। दो पात्रों में अलग अलग धातु की छड़ पड़ी रहती है। जिस धातु की छड़ होती है उसी धातु का सॉल्यूशन होता है, अर्थात जिंक सल्फेट होता है, इसमें कॉपर सल्फेट होता है। और इसका जो कनेक्शन है, जोड़ने का कनेक्शन है, इस धातु की छड़ से इस विलयन की ओर Zn धनायन आते हैं। जब ये Zn धनायन आते थे तो विलयन का जो नेचर होता था वो पॉजिटिव हो जाता था। कैसा हो जाता था? पॉजिटिव। और ये ध्रुव है अर्थात ये रॉड है वो निगेटिव हो जाती थी। अर्थात ये रिएक्शन होती थी Zn gives 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Zn+2।
ये देखिए रिएक्शन कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सदैव कहाँ होता है, एनोड पर। इसलिए ये ध्रुव कौन सा है, एनोड ध्रुव है। एनोड यहाँ गैल्वेनिक सेल में कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसको देखो अच्छे से। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट के विलयन में, यहाँ विलयन में क्यूप्रिक आयन है। ये क्यूप्रिक आयन इस क्षण की ओर जाते हैं। यहाँ क्या होता है, धातु आयनिक फॉर्म में बदलती है। यहाँ आयनिक फॉर्म जो होता है क्यूप्रिक आयन का, वो धातु पर जाता है। यहाँ धातु की छड़ बिल्कुल पतली होती जाती है, यहाँ धातु की छड़ मोटी हो जाती है, अर्थात इसका द्रव्यमान अधिक हो जाता है। तो ये देखते हैं क्यूप्रिक आयन वही 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके कॉपर में परिवर्तित हो जाती है। इस केस में ये रिएक्शन हो रही है, ये कैथोड पर हो रही है। अब इस चीज को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। इसको एक इलेक्ट्रिक बल्ब से जोड़ दिया जाता था और ये पॉजिटिव है, इसको कैथोड कहते हैं हम। जैसे ये जोड़ते हैं तो कुछ समय के लिए विद्युत धारा तेजी से प्रवाहित होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ है, इधर की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और करंट का फ्लो कहाँ है, ठीक विपरीत दिशा में करंट प्रवाहित होता है। करंट का फ्लो इधर की ओर हो रहा है। अब देखते हैं दोनों की संयुक्त रिएक्शन को देखते हैं। इसको बोलते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, HOR। इसको क्या बोलते हैं, HR, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। जब इनको ऐड कर दिया जाता है तो संयुक्त इसको बोलते हैं रॉक्स रिएक्शन। ZnCu+2 gives Zn+Cu। इस रिएक्शन को बोलते हैं रॉक्स रिएक्शन। रॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इन 2 सेल के माध्यम से हम ये देखते हैं कुछ समय के बाद ये इलेक्ट्रिक बल्ब बंद हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रिक बल्ब बंद हो जाता है तो इनके मध्य एक ब्रिज प्रयोग किया जाता है, जिस ब्रिज को साल्ट ब्रिज कहते हैं। साल्ट ब्रिज, लवण सेतु कहते हैं। इस लवण सेतु में ये कॉटन को भर दिया जाता है सिरों पर, और इस साल्ट ब्रिज के अंदर पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड का जेल पेस्ट का मिक्सचर भरा जाता है। तो ये पोटेशियम क्लोराइड जैसे इधर की ओर आता है, अर्थात ये धनात्मक सॉल्यूशन है, धनात्मक सॉल्यूशन की ओर कौन आएंगे, Cl नेगेटिव आएंगे। ये ऋणात्मक सॉल्यूशन है इधर, तो इधर कौन जाएंगे, K धन आएंगे। तो इस विलयन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। पुनः ये सर्किट चालू हो जाता है और इलेक्ट्रिक बल्ब पुनः जलने लगता है। तो इस बात को समझो, ये विद्युत अपघटनी सेल है, ये केमिकल सेल है अर्थात रासायनिक सेल है, अर्थात गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस है, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सचेंज जो होता है, एक्सचेंज परिवर्तन, वो किसमें होता है, केमिकल एनर्जी में होता है। यहाँ जो इनपुट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इसमें विद्युत ऊर्जा दी जाती है। जब यहाँ विद्युत ऊर्जा दी जाती है तो यहाँ आउटपुट क्या होता है, आउटपुट ये केमिकल एनर्जी होती है। जब गैल्वेनिक सेल में जो केमिकल एनर्जी होती है वो एक्सचेंज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसके अंदर जो इनपुट होता है वो क्या होता है बेटा, केमिकल एनर्जी होती है, और जो आउटपुट होता है निकलने वाला वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ये इसका आउटपुट है, पहला अंतर। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक में जब इसमें विद्युत ऊर्जा दी जाती है तब डेल्टा जी जिस ऊर्जा अर्थात मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है, डेल्टा जी का मान सदैव कैसा आता था बेटा, पॉजिटिव, अर्थात डेल्टा जी का जो मान होता था वो ग्रेटर देन होता था जीरो से।
तो इसकी वैल्यू कैसी आती थी? पॉजिटिव। कब आती थी ये वैल्यू पॉजिटिव? जब रिएक्शन कैसी होती थी? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी? स्वतः अभिक्रिया होती है गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस, इसमें क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जब अस्वतः अभिक्रिया होती थी, बाहर से इनपुट दिया जाता था एनर्जी, तब डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन पॉजिटिव आता था। यहाँ ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, यहाँ डेल्टा जी का मान कैसा होता था बेटा? निगेटिव, क्योंकि यहाँ बाहर से ऊर्जा दी नहीं जाती है, इनपुट के अंदर ये रासायनिक ऊर्जा होती है, वही स्वयं ऊर्जा अपनी खर्च करती है, इसलिए मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन का जो मान है वो निगेटिव होता है। कंडीशन क्या होती है? डेल्टा जी का मान कम होता है, इससे 0 से कम होता है, अर्थात निगेटिव में जाता है। और तीसरी अंतर क्या है? यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया है, यहाँ स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बहुत बच्चे समझते नहीं, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः अभिक्रिया करने वाला। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना स्वतः आप रख देते हैं, एयर के साथ वाष्प, जल की वाष्प के साथ कांटेक्ट में आता है और जंग लग जाती है। एक प्रकार की ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो जो स्वतः अभिक्रियाएं होती हैं, जिन्हें बाहर से किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, वो रासायनिक अभिक्रियाएं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाती हैं। अब नेक्स्ट अंतर देखेंगे, चौथा अंतर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में किसी सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है। सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। इसमें सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है, इसमें सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। सॉल्ट ब्रिज इज नीडेड। पांचवा अंतर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। पांचवें अंतर को देखेंगे, ऊपर से इसको क्लिक किया जा रहा है, ध्यान से देखो। पांचवा अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा अंतर, ये पांचवा डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ जो इलेक्ट्रोड होते हैं, अर्थात इसका जो एनोड होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका जो कैथोड होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। यहाँ जो एनोड होता है गैल्वेनिक सेल में, वो कैसा होता है? नेगेटिव। यहाँ जो कैथोड होता है वो कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है ये पांचवा अंतर। इसके बाद छठवां, सातवां भी अंतर देखेंगे हम लोग। इसमें क्या है? सॉल्यूशन प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें सॉल्यूशन प्रेशर बढ़ता है और सॉल्यूशन प्रेशर इस ओर घटता है। तो छठवें अंतर को देखेंगे ध्यान से। जब इस सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है ये। जब विद्युत अपघटनी सेल को रिप्रेजेंट किया जाता था तो यहाँ एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती थी। मीडियम अपना दो प्रकार का हुआ करता था, याद आ रहा है? एक एक्वस माध्यम में, एक मोल्टन माध्यम में, ठीक है। दूसरा क्या है? इसमें इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड होते थे, अर्थात निष्क्रिय प्लेटिनम के जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, देखिएगा ध्यान से, जो इलेक्ट्रोड है वो निष्क्रिय भी हो सकते हैं, अर्थात प्लेटिनम के हो सकते हैं, या एक्टिव भी हो सकते हैं, सक्रिय कॉपर के। तीसरी चीज है यहाँ सी और यहाँ टी, जो सांद्रण विलयन का होता है। सी कॉन्सेंट्रेशन और टी क्या है? टाइम। इसको समझिए। तो ये लेफ्ट साइड है, सॉरी ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड कौन होता है? एनोड, और राइट साइड क्या होता है? कैथोड। ये इलेक्ट्रोड किसके हुआ करते थे? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हुआ करते थे। किसके इलेक्ट्रोड होते थे? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हुआ करते थे। मोल्टन स्टेट में होंगे तो विलयन एक्वस नहीं रहेगा, अगर एक्वस रहेगा तो इसके साथ जल के अणु प्रतिभाग करते हैं। इस प्रकार का कहीं केस दिखता है तो हम समझ जाते हैं विद्युत अपघटनी सेल है। यदि इस प्रकार का कोई केस दिखता है
दो डंडे इस प्रकार के लगे रहते हैं तो हम समझ जाते हैं ये साल्ट ब्रिज लगा हुआ है। ये गैल्वेनिक सेल का उदाहरण है। और इससे पहले जो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड पर क्या होता है, ये Zn/Zn+2, Zn से Zn+2 होने का अर्थ है ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर ये सॉल्ट ब्रिज का चिन्ह, फिर इसके बाद जो क्यूप्रिक आयन है वो किस में बदलता है, कॉपर में। इससे ये पता पड़ता है ये रिडक्शन हो रहा है। अगर इस प्रकार की कहीं रिएक्शन दिखाई देती है तो आप समझ जाएंगे ये किस सेल को रिप्रेजेंट कर रही है, गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे केस न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा आते हैं। तो इस सेल के माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने के लिए आप ये देखेंगे सॉल्ट ब्रिज जहां लगा हुआ है वो गैल्वेनिक सेल होता है, जिसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, विद्युत अपघटनी सेल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो 6 अंतर थे आपको मैंने बता दिए हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल के अंतर के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, उसमें आप ये देखेंगे सेल का जो विभव कल हमने ज्ञात करवाया था। कल देखिए इस फॉर्मूले का फॉर्मेशन करवाया था, ई सेल इक्वल टू ई आर पी माइनस ई आर पी, अर्थात ई आर पी ये कहाँ था बेटा, कैथोड पर, ये ई आर पी कहाँ था, एनोड पर। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है ईएमएफ वो कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात कैसे किया जाता है, वो सी के माध्यम से किया जाता है। सी का अर्थ होता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम विद्युत रासायनिक श्रेणी का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक रिलेटिव वैल्यू होता है, उसको माना जाता है, मेजर किया जाता है। जिस प्रकार हम लोग रिलेटिव वैल्यू की कैसे देखते हैं, मार्केट में आलू लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करता है दुकानदार, एक किलो का वेट रख देता, बांट रख देता, उसके रिस्पेक्ट में आपको 1 किलो आलू दे देता है। 1 किलो चीनी लेने जाते हैं तो 1 किलो का बांट रख देता है, उसके रिस्पेक्ट में आपको 1 किलो चीनी दे देता है। इसी प्रकार हम जो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने वाले हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करने वाले हैं, वो सी की रिस्पेक्ट में करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के माध्यम से प्रत्येक धातु का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड क्यों कहा गया, स्टैंडर्ड का अर्थ होता है एक निश्चित ताप दाब पर। टेम्परेचर स्टैंडर्ड का होता है 298 केल्विन, दाब होता है 180 m और सांद्रण होता है 1 मोलर सांद्रण। और जो नॉन स्टैंडर्ड होता है उसको नष्ट इक्वेशन के द्वारा, नष्ट समीकरण के माध्यम से ज्ञात करते हैं। ये आपको कल के वीडियो में मिलेगा। कल का वीडियो इज द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज डू वर्क हार्ड। कृपया ध्यान से सारे वीडियो को देखो और प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखो। जहाँ समझ में नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट्स करके आप सभी बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।